ओके नाउ अभी नर्वस सिस्टम का एक और टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड दी माइस्थीनिया ग्रेविस। ये बेसिकली नर्वस सिस्टम में ये टॉपिक इंक्लूड होता है। वैसे ये अगर आप देखा जाए तो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी आ सकता है। वह इसका दी माइस्थीनिया ग्रेविस, नाम से ही जाहिर है। माय मीन्स मसल्स, एस्थीनिया मीन्स द वीकनेस, ग्रेविस मीन्स द ग्रेव, इंटेंस मसल वीकनेस, इसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। हमें देखना होगा कि ये डिज़ीज़ क्या है, इसकी क्या एपिडेमियोलॉजी है, कौन से एज ग्रुप्स को ये उमूमन अफेक्ट करती है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट विल एक्चुअली लीड टू द माइस्थीनिया ग्रेविस। पेशेंट किस एज ग्रुप्स के उमूमन आपके पास आते हैं, एंड व्हाट आर द फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दीज पेशेंट्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं, इनिशियल कंप्लेंट्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं व्हिच इन फैक्ट विल प्रॉम्प्ट यू, विल कन्विंस यू दैट दिस पेशेंट माइट बी हैविंग माइस्थीनिया ग्रेविस। और अगर हम यहाँ इसको देखें तो फिर उसको डायग्नोस करने के लिए पहले हम वैसे जैसे हमारा तरीक़ेकार होता है, पहले विल टेक द हिस्ट्री, विल सी व्हाट आर द फीचर्स, हिस्ट्री, क्रॉस क्वेश्चनिंग, और इस तरीके से यहाँ पर हम किसी कंक्लूजन पर शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि ये इनमें से कोई डिजीज़ हो सकती है। एंड देन वी विल एक्चुअली डू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और वो बड़ी लिस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट होती जाती है कि अब ये 3-4 हो सकती हैं। एंड देन टू इन फैक्ट रीच द कंक्लूजन एंड रीच द राइट डायग्नोसिस वी हैव टू डू सम इन्वेस्टिगेशंस। और जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस मौजूद हैं, वो जो टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, फिर हम उनको हिट करते हैं। देन वी रीच द कंक्लूजन कि ये कंक्लूजन है, और इस हिसाब से फिर हमारे पास से जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, फिर हम वो एम्प्लाई करेंगे। अब ये आप यहाँ पे बेसिकली इस डिजीज़ को देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस को, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को देखना होगा। अब इस वक्त आप ये देख रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें ये मसल है एंड देन यू हैव दिस नर्व एंडिंग। ये है एक्सॉन टर्मिनल है, एक तरह से यूँ समझ लें कि जो न्यूरॉन है या जो नर्व है उसका एक फाइबर है दैट इज़ एक्चुअली स्टिमुलेटिंग दी मसल फाइबर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मायोन्यूरल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इसको अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके जो स्केलेटल मसल हैं, और ये हमेशा समझ लें कि मायोन्यूरल जंक्शन है, ये स्केलेटल मसल की डिजीज़ है, स्मूथ मसल कार्डियक की नहीं। मसल ज़रूर है लेकिन स्केलेटल मसल की डिजीज़ है। और प्रॉब्लम स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट करेगा तब करेगा जब उसको न्यूरॉन्स जो हैं, तब उसको जब उसको नर्व स्टिमुलेट करेगी। लेकिन करेगा वो अपने कंट्रैक्ट वो अपने बलबूते पे करेगा, लेकिन उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी होती है, हम कहते हैं गाड़ी चाबी से चलती है, चाबी से गाड़ी नहीं चलती, दरअसल गाड़ी अपने इंजन के हिसाब से चलती है, इंजन से चलती है। और हम कहते हैं कि गाड़ी जो है वो चाबी से चलती है। इंजन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक चाबी नहीं होगी। इसका मतलब चाबी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी इंजन है। मसल कंट्रैक्ट करता है अपने कंट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल्स की वजह से, लेकिन वो कंट्रैक्टाइल ऑर्गेनेल्स कंट्रैक्ट करते हैं, इंटरडिजिटेट करते ही तब हैं जब उसको स्टिमुलेट किया जाता है। तो अगर स्टिमुलस नहीं मिले उसको, यानी नर्व में कोई प्रॉब्लम है, तो भी मसल पैरालाइज हो जाएगा, वो मामला अलग है। अगर मसल के अंदर उसकी जो मशीन है यानी उसके जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो अंदर, जिसको मायोसिन और एक्टिन कहते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तभी मसल कंट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कोई मामला अलग है, उसको मायोपैथीज कहते हैं। वो मसल का अपना प्रॉब्लम है, इंजन ही नहीं है, या इंजन जैम हो गया है, वो कंजेनाइटली कहीं हो गया, वो मायोपैथी है, वो प्राइमरी मसल प्रॉब्लम है, वो प्राइमरी उस मसल का अपना प्रॉब्लम। वो नर्व का प्रॉब्लम, वो जो हमने देखे थे न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, या आप न्यूरोपैथीज के अलावा आप यहाँ पे देखें कि एक मसल है, ये स्पाइनल कॉर्ड है फॉर एग्जांपल।
बात हो रही है मोटर एक्टिविटी की और हो रही है स्केलेटल मोटर एक्टिविटी की, स्केलेटल मसल। तो यहाँ ये है इसका न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन जो हम कहते हैं आपको, लोअर मोटर न्यूरॉन, इसी से तो बनती है नर्व। और यहाँ से ये एक्सॉन्स बाहर निकलते हैं। ये एक बता रहा हूँ, आप समझ लें, हज़ारों होते हैं, एक पूरा बंडल होता है। यहाँ बन जाता है इसका मोटर पार्ट ऑफ दिस नर्व। ये मोटर पार्ट ऑफ द नर्व ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलेगा और इसका टारगेट होगा कौन? मसल। ये एक एक्सॉन है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये सब बंडल मिला के बनाते हैं नर्व। हम एक एक्सॉन दिखा रहे हैं आपको, और ये एक एक्सॉन भी आगे चल के आप देखोगे कि ये इसके टर्मिनल्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। दीज आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स। इसका मकसद है कि एक जो न्यूरॉन है सैकड़ों हजारों तो नहीं चलिए सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ द मसल फाइबर्स को एट ए टाइम एक एक्सॉन एक न्यूरॉन सप्लाई कर सकता है, उनको स्टिमुलेट कर सकता है। यानी एक चाबी जो है एट ए टाइम 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा गाड़ियों को स्टार्ट कर सकती है। यहाँ ऐसा होता है। इसका मकसद है कि अगर यहाँ से मैं कोई नर्व निकालूं, दिस विल कंपोज्ड ऑफ दी थाउजेंड्स ऑफ द एक्सॉन्स, तो इसका मकसद ये है कि एक नर्व जो है वो लाखों मसल फाइबर्स को एट ए टाइम स्टिमुलेट कर सकती है। और यहाँ से अगर ये, तो इसका मकसद है कि ये एक न्यूरॉन है, इसने एक मसल फाइबर को, इसने इसको, ये क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्रॉसेस मसल फाइबर्स। इसका मकसद है कि वन न्यूरॉन एंड अ ग्रुप ऑफ द मसल फाइबर्स स्टिमुलेटेड बाय दैट न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं मोटर यूनिट। ये मोटर यूनिट है। यानी यूं समझ लें कि एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहां बैठे हुए हैं, ये एक क्लास है। अंडरस्टैंड? ये क्लास जो है फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि एक न्यूरॉन और आगे से 2 से 3 हज़ार मसल फाइबर, ऐसा भी हो सकता है। जैसे बहुत बड़ी क्लास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे कॉलेज को एक जगह बैठा के एक टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ जगहों पर ऐसे भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन और आगे से बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है कुछ जगहों पे। कुछ जगहों पे होता है कि एक टीचर 5-7 स्टूडेंट्स को बैठा के एक रूम में पढ़ा रहा है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर सिर्फ 2 लोगों को पढ़ा रहा है। ये मुख्तलिफ जगहों पर। तो मोटर यूनिट बहुत बड़े भी हो सकते हैं, मोटर यूनिट छोटे भी हो सकते हैं। जहां मोटर यूनिट स्मॉल होते हैं, माने एक न्यूरॉन एंड ओनली 2, 3 और 4, 5 फाइबर्स, इसका मकसद है कि यहां की एक्टिविटी जो होगी हाईली स्किल्ड एक्टिविटी होगी। तो जिन ऑर्गन्स में स्केलेटल मसल्स हाईली स्किल्ड एक्टिविटी दिखाते हैं, वहां पर मोटर यूनिट्स छोटे होते हैं, स्मॉल मोटर यूनिट्स होते हैं। वहां एक एक्सॉन 2-3 फाइबर। और जहां कोई अनस्किल्ड एक्टिविटी होती है, जैसे आप देखें बैक के मसल्स हैं, इनसे कोई एक स्किल्ड एक्टिविटी, यहाँ से तो कोई हम इस तरीके से कोई खास काम कर नहीं, ये सपोर्ट है सर। एब्डोमेन के मसल्स कोई ऐसा खास काम नहीं लेते आप। तो यहाँ पर जो मोटर यूनिट होते हैं बड़े होते हैं, एक न्यूरॉन 2-2.5 हज़ार फाइबर्स। लेकिन हाथ के जो मसल्स हैं, हैंड के, खास तौर पर टंग के जो मसल्स हैं, अब टंग में देखिए ज़रा सा भी इधर से उधर होगा तो वर्ड चेंज हो जाएगा। तो हाईली स्किल्ड एक्टिविटी है। तो यहाँ जो न्यूरॉन्स होंगे दे आर स्मॉल यूनिट्स। एक न्यूरॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मसल फाइबर, बस, दैट्स ऑल। यहां तक जो ये सिलसिला है। अब यहां से ये पूरा जब आप न्यूरॉन देखते हो और यहां है आपका मसल फाइबर, आप सिर्फ क्या करें, आप इन सब को छोड़ें, ये इसको आप ले लें सिर्फ एक, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल एक्सॉन है, ये एक एक्सॉन है, और ये जो आप यहां पे बना रहे हैं इनको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। आप सिर्फ एक एक्सॉन टर्मिनल सैंपल के तौर पे, एक एक्सॉन टर्मिनल और एक मसल फाइबर को सिर्फ देखें, ताकि सब पढ़ने में आ जाएं, आपको सब समझ जाएंगे आप। तो आप क्या करते हो, इस टुकड़े को यहां से लेके यहां आके मैग्नीफाई करें और इसको पढ़ें सिर्फ, ताकि आप सब पढ़ लें एक समय, सैंपल के तौर पे ये पढ़ें। अब ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला एक्सॉन टर्मिनल, ऐसे बहुत सारे हैं इसी सिंगल एक्सॉन में। तो ये एक्सॉन टर्मिनल जब आप यहां पे देखोगे तो ये एक्सॉन टर्मिनल है। जब ये मसल फाइबर के करीब आता है तो ये ऐसे बबल की तरह ऐसे हो जाता है, इसको टर्मिनल बॉटम कहते हैं। अब इसमें अगर आप यहां पे देखोगे तो ये असल जो एक्टिविटी है ये इस सेल बॉडी में होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर सब कुछ है। यहाँ पर इवन इस न्यूक्लियस, इस सेल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, क्या बनते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, और न्यूरोट्रांसमीटर्स वेजिकल्स में पैकेट होके ये फ्लो करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बनते इधर हैं, क्योंकि असल जो वर्क है वो तो सेल बॉडी दिखाएगी।
वो फिर एक्सॉन से बहता बहता, क्योंकि ये इसके अंदर क्या मौजूद होगा, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे, जाहिर है। सेल है, एक आम सा सेल है जिसको हम कहते हैं नर्व, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल है ये। उसके अंदर सब कुछ होता है, सब ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, गोल्जी अपरेटस है, रेफरेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। हर न्यूरॉन एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर बना सकता है। ये नहीं है कि ये एसिटाइलकोलिन भी यही बनाएगा तो फिर इसका मूड हो जाए तो एड्रेनलिन बना देगा, नहीं। मोस्टली एक किस्म का न्यूरॉन होगा तो उसमें एक ही किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा होगा। इसमें इत्तेफाक से बन रहा है एसिटाइलकोलिन, क्योंकि ये मसल फाइबर की तरफ जा रहा है। तो मसल फाइबर की तरफ, ये स्केलेटल मसल फाइबर्स की तरफ न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, उनके अंदर बन रही होती है एक न्यूरोट्रांसमीटर, नाम है उसका एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन बनता है यहाँ पर। अगर एसिटाइलकोलिन बनता है तो वो एसिटाइलकोलिन से उसके साइटोप्लाज्म में रिलीज नहीं हो जाता, वो पैकेट्स में पैक हो जाता है, जिनको वेजिकल्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए वेजिकल्स, जब जरूरत पड़ेगी तो रिलीज होंगे, वरना नहीं होंगे, वो स्टोर में पड़े हुए हैं। तो वो वेजिकल्स जो हैं यहाँ पर क्या सेल बॉडी में रहें कि मसल फाइबर तक पहुँचे? तो मसल फाइबर तक कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से फ्लो होते रहेंगे, क्योंकि ये आपका एक्सॉन है, या ये एक्सॉन में फ्लो होते रहेंगे, एक्सोनल फ्लो, फ्लोट होते रहेंगे, जैसे फ्लो पानी में फ्लोट होता रहता है, और यहाँ आके जमा हो जाएंगे। ये मैं क्या जमा कर रहा हूँ जी? वेजिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरे हुए वेजिकल्स। और इनमें क्या भरा हुआ है अंदर? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा इत्तेफाक से? एसिटाइलकोलिन। तो ये एसिटाइलकोलिन के भरे हुए वेजिकल्स यहां पड़े हुए हैं। और आगे से क्या है? मसल फाइबर। और ये जो मसल फाइबर है यहां आगे से, तो ये आप मसल फाइबर बनाएंगे। एक मसल फाइबर बनाए, आपको पता है बहुत सारे मसल फाइबर मिलके बनते हैं फेसिकुलस, और बहुत सारे फेसिकुलस मिलके बनते हैं एक मसल। और आपका यूनिट क्या होता है? आपका यूनिट मसल फाइबर है, क्योंकि मसल फाइबर का दूसरा नाम है मसल सेल, क्योंकि लंबे होते हैं इसलिए उनको फाइबर कहते हैं, वरना ये मसल सेल होते हैं। और बहुत सारे मसल सेल मिलके बनाते हैं क्या? एक मसल। जो आप मसल उठा के देखेंगे ना, तो ये इस तरीके से बने हुए थे। आखिरी चीज होती है उसकी मसल फाइबर। और उस मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर पर कौन एक्ट कर रहा है? ये एक्सॉन। एक्सॉन का क्या? टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं? डिपेंड करता है यूनिट कितना बड़ा है। यानी एक आवाज़ जो है वो सभी सुन रहे हैं। ये नहीं है कि हर एक के लिए लेक्चर के अलग अलग कोई वर्जन है, या हर एक के लिए कोई अलग अलग टीचर लेक्चर बना रहा है, कोई नहीं। आप एक लेक्चरर खड़ा है और सभी सुन रहे हैं उसकी आवाज़। इसको मोटर यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। और ये आपका मसल फाइबर है, तो ये मसल फाइबर आप यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर मौजूद होते हैं इसके एक्टिन एंड मायोसिन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं, ये ऑर्गेनेल्स हैं। इनकी इंटरडिजिटेशन होगी तो मसल फाइबर शार्टन होगा, इसी को कंट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ये होगा तब जब मसल को एक्साइट किया जाएगा। और एक्साइट कौन करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज होने के लिए, बाहर इसको रिलीज करना है बाहर, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। सेल से बाहर फेंकेंगे तब जाके मसल फाइबर को टच करेगा ना, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे टच नहीं करता, ये इलेक्ट्रिकल नहीं होते हैं जो साइनेप्सेस हैं। इसके बीच में बाकायदा गैप होता है, इस गैप को फिल करेगा। इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बाहर कौन आएगा? वेजिकल्स। और वेजिकल्स नहीं आएगा, वेजिकल्स से निकलता हुआ वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर थ्रो किया जाएगा, तो वो इसमें आएगा। वो जब इसमें आएगा तो उसको टच करेगा। अब जब टच करेगा तो इस जगह पर लाजमन इस न्यूरोट्रांसमीटर को आइडेंटिफाई करने वाले रिसेप्टर्स होंगे, क्योंकि जिस जगह पर भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर होता है लाजमन उसकी उस तरफ उसका रिसेप्टर लाजमन होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है मौजूद। यानी जिस चीज की चाबी होगी उसका ताला जरूर होगा, वरना कभी भी मार्केट में जस्ट चाबियां नहीं मिलती, चाबी के साथ हमेशा ताला भी साथ आता है। तो यहां अगर नेचर ने तुम्हें एसिटाइलकोलिन दिया है तो समझ लेना कि उसके दूसरे तरफ फौरी तौर पे होगा मौजूद उसका रिसेप्टर साइट भी। और उन रिसेप्टर्स को क्या कहोगे? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स वो लाजमी होंगे तभी तो अल्लाह ताला ने उधर दिया एसिटाइलकोलिन। वो जो चाबी दी है वो एसिटाइलकोलिन चाबी है, तो आगे से ताला भी होगा यकीनन। उस ताले का नाम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर साइट्स हैं, तो उनके साथ इंटरैक्ट होगा। इस रिसेप्टर पर नजर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज यही है। अब यहां ये जो रिसेप्टर है, अब ये एसिटाइलकोलिन कब निकलेगी बाहर? जब इसको इधर से ऑर्डर आएगा। कौन सा ऑर्डर? जो आप दोगे।
इसको कौन देगा? ब्रेन, अपर मोटर न्यूरॉन। कोई काम करना चाहते हो तो कोई काम अगर करना चाहते हो तो ऊपर से ये आर्डर आएगा अपर मोटर न्यूरॉन से, ये इस लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलस देगा। कैसे देगा? वैसे ही देगा कि अपना न्यूरोट्रांसमीटर पोर करेगा किस पे? इस न्यूरॉन पे, साइनेप्स है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन साइनस या साइनेप्स। ये स्टिमुलेट होगा तो इस जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेगा। कैसे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलता है आप अंदाजा लगाएं। जब इस पे स्टिमुलस आएगा तो इसके अंदर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, करंट होगा, एक तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने से ये होता है कि ये बाहर ये जो इसके वेजिकल्स होते हैं, ये वेजिकल्स इसकी मेम्ब्रेन को टच करना शुरू करते हैं। ऐसे ये देखो ऐसे आराम से पड़े फ्लोट कर रहे थे। अब जैसे ऊपर से एक्साइटेशन आई कि काम करो, कंट्रैक्ट करवाओ मसल को, तो कैसे करेगा? एकदम से इसके वेजिकल्स में खलबली मचेगी और ये वेजिकल्स वाल को टच करेंगे। ये देखो मैंने वाल को टच कराया, ये वाल को टच कराया, काफी वेजिकल्स वाल को टच करेंगे। और जैसे वाल को टच करेंगे तो ये ऐसे, जैसे ये देखें ये टर्मिनल है और ये वेजिकल जो जहां पड़ा हुआ था, अब ये वेजिकल ऐसे वाल को टच करेगा और जिस जगह से वाल को टच करेगा वेजिकल की वाल और जिस वाल को टच किया न्यूरॉन को, वो दोनों रप्चर हो जाएंगी। अगर रप्चर हो गई तो अंदर मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या इंटैक्ट रहेगा अंदर कि बाहर रिलीज हो जाएगा? इसी को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाहर रिलीज हो गया है। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां आ गया? ये एसिटाइलकोलिन किधर आ गया है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो ये एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया है तो इसका अगला एक्शन क्या है? अगला एक्शन है कि वो उस रिसेप्टर साइट पर जो लगी है, किस जगह पे? मसल फाइबर पे। तो मसल फाइबर पर वो रिसेप्टर साइट जो होती है, जिस जगह रिसेप्टर साइट होती है उस जगह पर आप यहां पे देखोगे कि थोड़ी सी उसकी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए थोड़ी सी फोल्डिंग होती है ऐसे, और इस फोल्डिंग में अंदर यहां मौजूद होते हैं छोटे छोटे रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर साइट्स हैं और इन रिसेप्टर साइट को कौन टच करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जब टच करेगा यानी चाबी कहां जाएगी? ताले के सुराख में। और सुराख में जाने के बाद क्या होगा? वो ताला खुलेगा। तो इसका मकसद है कि ये रिसेप्टर साइट पर इंटरेक्शन हुआ है किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का। किसके साथ? रिसेप्टर साइट्स के साथ। और ये रिसेप्टर्स कौन है? ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। जैसे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना दो टाइप्स के, अल्फा एंड बीटा, वैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स और एक को कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये आपने फार्मा में पढ़ा होगा, मस्क्रीनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मसल्स पे लगे हुए रिसेप्टर्स निकोटिनिक होते हैं। चले आप निकोटिनिक मस्क्रीनिक को छोड़ें, आप समझ लें कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ये भाई किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं? एसिटाइलकोलिन के साथ। तो हम इसको कहते हैं क्या? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स यहां पर आपको मिलते हैं। ये कोलिनर्जिक लग गए तो अब लग तो गए, चाबी जो है वो ताले के अंदर तो गई है, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि ताला खुलेगा। अब यहां ताला तो नहीं है तो एक्शन होगा। कोई एक्शन क्या होगा? अगर ये इंटरेक्शन हो गया यहां पर तो एकदम से जी मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन कैसे? इस जगह पर होते हैं आपके चैनल्स, फास्ट सोडियम चैनल्स, वो ओपन हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो आपका सोडियम होता है वो रश इन करता है इनसाइड, और इनसाइड रश इन करता है तो इससे हो जाती है डिपोलराइजेशन। अंदर पहुंच जाता है क्या? पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं डिपोल, इसको हम कहते हैं डिपोलराइजेशन। और डिपोलराइजेशन दरअसल ये है एक्साइटेशन का दूसरा नाम। और जैसे ही एक्साइट होगा अंदर, आपको पता है कि ये जो पूरा सेल है हमारा, कौन सा सेल माने कौन? आपका ये पूरा मसल सेल। अंदर से जो पूरा जो मसल सेल है आपका, मसल फाइबर जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर मौजूद होता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है कैल्शियम। ये कहां है मौजूद? ये आपके कहां पर? मसल सेल में ये मौजूद है। क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें मौजूद है अंदर स्टोर है क्या? कैल्शियम।
जैसे आपको ये डिपोलराइजेशन मिली, कैसे मिली डिपोलराइजेशन? जैसे आपने न्यूरॉन से बाहर निकाला है एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन ने जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर एक्ट किया है, रिसेप्टर और एसिटाइलकोलिन का, न्यूरोट्रांसमीटर का जैसे इंटरेक्शन हुआ है, सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, और सोडियम चैनल्स जैसे ओपन हो गए, सोडियम रश इन किया, डिपोलराइजेशन हो गई, एक्साइट हो गया, और इस एक्साइटेशन के बलबूते पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो गया। किसमें? अंदर साइटोप्लाज्म में। किसका साइटोप्लाज्म? मसल सेल का। इसको सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे ये रिलीज हो जाएगा आपका कैल्शियम, तो ये जो आपके एक्टिन एंड मायोसिन हैं, जो आराम से ऐसे बैठे हुए थे, ये ऐसे इंटरडिजिटेट करेंगे, ऐसे। और जैसे इंटरडिजिटेट करेंगे तो आपका मसल शार्टन हो जाएगा, आप बोलेंगे कि कंट्रैक्शन हो गई, ये कंट्रैक्शन हो जाती है ऐसे। और इस तरीके से क्या होगा? काम होगा। अगर यहां कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लेक्स, ऐसा ही यहां लगा था, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्सटेंड होता। मसल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जिस जगह पे लगा है वैसा एक्शन होता है। समझ गए? अब ये है सिलसिला। यहां पर आपके एक मायोन्यूरल जंक्शन पर एक्साइटेशन कैसे होती है, वो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जिस डिजीज की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली ना तो स्पाइनल कार्ड की डिजीज है, ना वो ब्रेन की डिजीज है, ना इवन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसी स्पाइनल नर्व की डिजीज है, ना उसके अंदर कोई मसला है। मसला इसका ना तो क्लेफ्ट में है, ऐसा सच देखा जाए तो मसल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज भी हो रहा है, लेकिन ये जो इसकी रिसेप्टर साइट्स हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर इंटरेक्ट नहीं कर रहा, जा नहीं रहा है। यानी यूं समझ लो कि वो जो ताला है, उससे ताले का जो होल है वो किसी ने बंद कर दिया है। किसी ने अंदर कोई ऐसी चीज डाल दी है कि मेरी वो चाबी जो है, नॉर्मल चाबी यानी एसिटाइलकोलिन, उस ताले के होल में जा नहीं रही है। तो इसमें कसूर ताले का तो नहीं है, न इसमें कसूर चाबी का है, न चाबी लगाने वाले का है। तो मसला कहां है? मसला उस होल में है। और होल माने यहां क्या? रिसेप्टर साइट्स। इस रिसेप्टर साइट के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस अंदर चला गया है, और रिसेप्टर साइट भी ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि सब में चला गया होगा, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर साइट में वो सब्सटेंस अंदर इंटर हो गया है, अंदर इंटर होके इसको बंद कर रहा है। तो इसका मकसद है कि तुम्हारी मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर साइट्स क्या हो गई हैं? बेकार हो गई हैं। बस कुछ रिसेप्टर साइट बाकी हैं अभी भी, ऐसा भी नहीं है कि 100% में कोई अंदर चीज चली गई है। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द जो लॉक्स हैं वो बंद हो गए हैं, उनमें से सुराख में कोई ना कोई चीज डाल दी है, जैसे एल्फी डाल दी है किसी ने। तुम जब गए तो चंद आपको जो ताले हैं वो खुले नजर आएंगे, जिनको तुम यूज कर सकते हो। बाकी तालों में तो तुमने डाल के, लेकिन उसमें ताला वो खुला ही नहीं। तो यहां पर रिसेप्टर साइट्स इतनी होगी जितनी पहले थी कि अब बहुत कम रह गई हैं। अब अगर कम रह गई हैं तो दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर विल नाउ इंटरेक्ट विथ मेनी रिसेप्टर साइट्स और ओनली फ्यू अवेलेबल रिसेप्टर साइट्स। तो अगर फ्यू अवेलेबल रिसेप्टर साइट्स होंगी तो वहां से जो सिग्नल्स अंदर जाएंगे ज्यादा के कम, तो उसका मकसद है कि एक्साइटेशन उस लेवल की नहीं पहुंच पाएगी। कुछ मसल फाइबर शायद कंट्रैक्ट हो जाए, कुछ ना हो, और कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो सिग्नल्स कम जाएंगे। तो आपका वो जो लाखों मसल फाइबर से मिलके एक मसल बना था, उसमें पता चलेगा कि कुछ मसल फाइबर हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और मोस्ट ऑफ देम दे डोंट। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके उस मसल के अंदर पावर जो है वो नॉर्मल होगा कि बहुत ही कम होगा? तो वो बहुत ही कम होगा। तो इस कंडीशन का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन रिसेप्टर साइट्स को बंद किसने किया? अब जाहिर है, मिसाल तो हम लोग एनर्जी तो ड्रा कर रहे हैं कि एल्फी डालिए को, यहाँ को एल्फी थोड़ी डालेगा। तो यहाँ कौन जा रहा है अंदर? यहाँ पर कोई ऑटो एंटीबॉडीज हैं, कोई एंटीबॉडीज हैं जो आपके बॉडी में बन रही हैं। वो एंटीबॉडीज इन रिसेप्टर साइट्स के अंदर चली गई हैं, जाती नहीं है वैसे, लेकिन आपको पता है कि ऑटो इम्यून रिएक्शंस क्या होते हैं। ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और ऑटो इम्यून रिएक्शंस विल बी डायरेक्टेड अगेंस्ट योर ओन नॉर्मल टिश्यू। आपका चौकीदार आप ही के ऊपर फायरिंग कर रहा है। ऐसे नहीं है कि वो फायरिंग वो जानबूझ के कर रहा है, वो आपको पहचान नहीं रहा है। रात के टाइम पे आपकी साइज ये वो समझ रहा है कि चोर लास्ट टाइम आया था इसी शेप का था, उस वजह से उसने फायर किया। यानी वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है।
WBC वगैरह सब कुछ आपके बॉडी में इस वक्त नहीं है क्या? बिल्कुल हैं। वो आपसे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बिकॉज दे नो द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। वो आपको और अजनबी को जानते हैं। हार्मफुल एजेंट आया तो एकदम से लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ रहे, आपके टिश्यू के साथ नहीं लड़ रहे, वो रह रहे हैं आपके साथ। तो सेल्फ और नॉन सेल्स के बीच में वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स है या ऑटो एंटीबॉडीज हैं व्हिच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट योर ओन टिश्यू। और टिश्यू कौन है? ये रिसेप्टर साइट्स। कौन से रिसेप्टर साइट? वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। उनके अंदर वो चले गए। उनके अंदर अगर चले गए तो अब नॉर्मल एसिटाइलकोलिन आएगी तो वो रिसेप्टर पे क्या लग पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि वो मास्क हो गए, बंद हो गए वो रिसेप्टर्स। तो ये ऑटो इम्यून रिएक्शन है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है इन विच द रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट हियर इन दिस मायोड्यूरल जंक्शन। इसको हम कहते हैं, ये जो जगह आपको दिखा रहा हूं ना मैं, इसको मोटर एंड प्लेट कहते हैं। और ऊपर से क्या आ रहा है? एक्सॉन टर्मिनल आ रहा है। और एक्सॉन टर्मिनल और मोटर एंड प्लेट सारी चीज को मिला के कहते हैं मायोन्यूरल जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और स्केलेटल मसल्स को ये गाइड करती है। प्रॉब्लम यहां है क्या? किसका? रिसेप्टर साइट्स हैव बीन मार्क्ड, हैज बीन ब्लॉक्ड बाय, आर बीन डिस्ट्रॉयड इवन। क्योंकि अगर कोई अंदर चीज चली गई ना तो उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप वहां उसको आप नहीं निकाल सकते, वो डिस्ट्रॉय हो गई आपकी रिसेप्टर साइट। देखें ना, वो इरिवर्सिबल होती है, एक तरह से अंदर चली गई तो आपका वो जो ताला है वो जाया ही हो जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो दिस हैज बीन एक्चुअली मार्क्ड, नॉट जस्ट मार्क्ड, इट बीन मोस्ट ऑफ देम डिस्ट्रॉयड एंड ओनली फ्यू रिसेप्टर साइट्स आर अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूरोट्रांसमीटर एंड द रिसेप्टर। जाएंगे सिग्नल कम जाएंगे तो मसल कम कंट्रैक्ट होंगे, मसल फाइबर्स कम कंट्रैक्ट होंगे तो स्ट्रेंथ रहेगी नहीं, इतनी नहीं रहेगी। तो उसका मकसद ये है कि आप कोई चीज़ अगर उठाएंगे तो आप थोड़ा सा 2, 4, 5 दफ़ा ऐसा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस, और क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते जा रहे हैं और ज़ाया भी हो रहे हैं। कहाँ पर क्यों ज़ाया हो रहे हैं? क्योंकि आगे रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। तो आप क्या करोगे? फटीग हो जाओगे जल्दी। सुबह को जब आप उठेंगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर से अभी तक भरा हुआ है आपका न्यूरॉन, तो शुरू में आपकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक होगी। दिन के सुबह के टाइम पे जब आप उठेंगे, जब आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, रात को सोए हुए हो, वर्क आप करते नहीं हो उतना, तो जब सुबह आप उठेंगे तो ये रिसेप्टर्स क्या होंगे? अभी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए एक्सॉन्स होंगे, ये जो न्यूरॉन्स होंगे अभी भरे हुए होंगे नए, क्योंकि रात को इन्होंने काफी सिंथेसाइज किया है। क्योंकि ये सिंथेसाइज होता है ना, सिंथेसाइज होता है, यूज होता है, फिर नया आता है, फिर बनता रहता है। तो ये बनता है। तो रात को जब आप उठेंगे तो ये न्यूरॉन्स जो आपके हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, एसिटाइलकोलिन से भरे हुए, ये खाली होंगे, इनके वेसिकल्स के भरे हुए होंगे। तो जो भरे हुए होंगे तो अच्छी खासी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज अवेलेबल होगी और मसल्स अच्छे खासे स्ट्रेंथ में होंगे। तो सुबह के टाइम पे जब आप उठेंगे तो काफ़ी बेहतर आप फील करेंगे। लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा, दिन चढ़ेगा जैसे, और आप जैसे स्केलेटल एक्टिविटी को करते जाएंगे, मसल आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाएंगे। क्यों वीक होते जाएंगे? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल हो रहा है। अभी न्यूरोट्रांसमीटर एक तो ज्यादा है नहीं, और जितना आ रहा है रिसेप्टर्स ज्यादातर ब्लॉक लगे हुए हैं, तो क्या फिर स्ट्रेंथ आएगी? आपने पहले क्यों स्ट्रेंथ ज्यादा थी? पहले स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा थी, बेहतर थी सुबह के टाइम पे, इसलिए क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर अच्छी खासी क्वांटिटी में था। वो जितने भी अवेलेबल रिसेप्टर थे उन सबको स्टिमुलेट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आपको लेंगे, जैसे रिपीटेड एक्शन, खास तौर पे जो रिपीटेड एक्शन करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाएगा। और ऐसे डाउन होता जाएगा कि शुरू में आप यहाँ पे देखेंगे जैसे दिन चढ़ेगा, आपके ये जो आईलिड्स हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गिरते जाएंगे। इसको टोसिस कहते हैं। तो टोसिस की एक काज टोसिस का वो थर्ड नर्व पैल्सी तो है, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था आक्लोमोटर पैल्सी। वो आक्लोमोटर पैल्सी जो है वो गड़बड़ किस चीज़ की है? नर्व की गड़बड़ है। और नर्व के अंदर एग्जॉन्स जो है आपको मिड ब्रेन की गड़बड़ है वो। लेकिन ये मिड ब्रेन की गड़बड़ नहीं है, ये मसल के ऊपर क्या रिसेप्टर्स। तो इस पेशेंट में क्या देखेंगे कि इस पेशेंट में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से उसकी आंखें जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आप देखेंगे उसकी टोसिस, ये पहले यूनिलेटरल फिर दोनों ही बड़ी मुश्किल से ये ऐसे खोल पा रहा होगा, नंबर 1। और दूसरा ये होगा कि अंदर जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं वो भी यूनिफॉर्मली नहीं कि दोनों एक साथ सेम मसल्स आपके अफेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये कम होंगे। तो इससे क्या होगा? डबल विजन होगी आपको, क्योंकि ये मसल ये किसी और जगह पर कॉन्ट्रैक्ट आप इस तरीके से करेंगे तो कॉन्जुगेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ मसल काम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, कुछ कम बेहतर कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं दे पाते हैं। तो क्या होगा? डबल इमेज आएगा आपका। मैं यहाँ देखूंगा ये तो सही करे शायद, या ये कम करे, ये उससे भी कम करेगा, तो आपको देखें एक बंदे का इमेज 2 जगहों में पड़ेगा, तो ये डिप्लोपिया हो जाएगी। ये भी सिम्टम्स होते हैं, ये आइज के मसल की वजह से। वो सिर्फ आइज के मसल्स ही नहीं है, आगे से जैसे जैसे मसल्स आप यहाँ पे देखोगे, ये सिर्फ आई का मसल की बात नहीं हो रही है। दूसरे जो मसल्स हैं
जैसे दूसरे स्केलेटल मसल, जैसे हैंड के मसल्स हैं, तो वो पेशेंट जो होगा वो शुरू के टाइम पर कुछ लिखने या इस किस्म की चीज शायद सुबह को कर सके, लेकिन आस्ते आस्ते देखेंगे बाद में वो कलम भी नहीं पकड़ सकेगा जैसे दिन चढ़ेगा। तो लोअर लिम्ब के मसल्स का भी यही हाल होगा, सुबह को शायद वो चल सके थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके लेग के मसल्स की जो पावर है वो कम होती जाएगी और बाद में वॉकिंग में भी प्रॉब्लम होगा, ही कैन इवन फॉल। और बहुत आगे अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो इवन आपके रेस्पिरेटरी मसल्स भी पैरालाइज हो सकते हैं। पैरालाइज का मकसद है कि वो भी वीक हो सकते हैं, नॉट पैरालाइसिस बट दे कैन गेट सो वीकर कि आपको अब रिस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम होगी। आपका डायफ्राम, आपका प्राइमरी मसला रिस्पायरेशन है, उसमें अगर गड़बड़ हो गई तो आपको फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगी, और यहां अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, फिर आपको फिर वेंट पे लगाना पड़ सकता है, असिस्टेड फिर आपको ब्रीदिंग पर लगाना पड़ेगा। फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और डेथ का काज भी हो सकता है इस हालत में, अगर यहां पेशेंट को छोड़ देंगे ये। तो आपने यहां पे आइडिया ले लिया होगा कि इस पेशेंट के अंदर, अच्छा इस पेशेंट के अंदर ये डिजीज आपने यहां पे देख ली होगी कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया मसल वीकनेस इन अ ग्रेव कंडीशन, ग्रेव मींस तो बहुत ही इंटेंस किस्म की मसल वीकनेस अगर हो रही है तो इसको हम कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ये उमूमन आप यहाँ पे देखोगे कि ये ऑलमोस्ट जहाँ इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट के अंदर उमूमन आप यहाँ पे देखो कि आपका एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थाइमस। थाइमस ग्लैंड सुना होगा आपने। थाइमस ग्लैंड जो है ये आपके इस स्टर्नम बोन के पीछे होता है, इसको चेस्ट के पीछे यहाँ पर, यानी स्टर्नम के पीछे, ये रेट्रोस्टर्नल में एंटीरियर मीडिया स्टर्नम। ये 14-15 ईयर्स के बाद ये रिग्रेस होके ये फाइब्रस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है टी लिम्फोसाइट से यहाँ डिफ्रेंशिएट होते हैं। टी लिम्फोसाइट, थाइमस इस वजह से इसका नाम। तो ये टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। इसका मकसद है कि ये इम्यूनिटी को, इम्यून रिस्पॉन्स को एनहांस करता है। तो ऑटो एंटीबॉडीज जो ज़्यादा बन जाती हैं उसकी एक वजह शायद ये हो कि आपका थाइमस ग्लैंड जो है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, मुमकिन है शायद। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर होता है जब माइस्थेनिया ग्रेविस एसोसिएटेड होती है। मोस्ट ऑफ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मोस्ट नहीं, 50% लोगों में जिनमें माइस्थेनिया ग्रेविस होती है उनमें थाइमस की डिजीज भी होती है। तो एक कोरिलेशन है एक तरह से कि शायद थाइमस के प्रॉब्लम की वजह से भी ये मसला होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए उसको हम थाइमोमा कहते हैं। इसलिए इस पेशेंट की ट्रीटमेंट में, जब सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं हम लोग, तो थाइमस ग्लैंड को रिमूव करते हैं, थाइमेक्टमी कर देते हैं। आप कहेंगे कि थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर है, फिर तो वो वैसे ही हमें रिमूव करना पड़ेगा, और इसे रिमूव करने से माइस्थेनिया ग्रेविस कुछ बेटर हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि इवन अगर थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर ना भी हो, तो इसका मकसद है कि थाइमस ग्लैंड का अगर ट्यूमर थाइमोमा नहीं है तो फिर ये वजह नहीं है, माइस्थेनिया ग्रेविस किसी और वजह से हो रहा है। कहते हैं कि ऐसे हालात में भी थाइमस ग्लैंड में भले ट्यूमर ना भी हो, ऐसे पेशेंट में जिसमें माइस्थेनिया ग्रेविस है, थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दो। अब क्योंकि थाइमस में तो ट्यूमर था ही नहीं, आप थाइमस को रिमूव कर दें, ये भी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में आता है। तो सर्जिकली आप थाइमस को रिमूव करोगे तो इसके सिम्टम्स और बेहतर हो जाएंगे, हालांकि थाइमस में कोई ट्यूमर नहीं था। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द थाइमस, डिस्पाइट कि थाइमस में कोई ट्यूमर नहीं है, उसके बावजूद सिम्टम्स इसके बेहतर हो जाएंगे। इसका मकसद ये है कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, थाइमस को रिमूव ही कर दो, क्योंकि थाइमस अब किसी काम का है नहीं। क्योंकि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो सारे टी लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट होकर अभी लिम्फ नोड में चले गए हैं, अब थाइमस की जरूरत नहीं है। वैसे भी थाइमस 14-15 ईयर्स के बाद रिग्रेस हो जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट में जहां माइस्थेनिया ग्रेविस है, हो सकता है वो थाइमस दोबारा ट्यूमर की शक्ल ले चुका हो। अगर ले चुका है फिर तो लाजमन रिमूव करेंगे, अगर नहीं भी ली है तो इस पेशेंट के अंदर वो रिमूव कर दो, इससे सिम्टम्स और बेहतर हो जाएंगे। कुछ मेडिसिन पे रखो, कुछ ये सर्जिकली। यहाँ पर मेरी एक स्टूडेंट थी, वो उसकी मदर को हो गया था, ये फीमेल में वैसे ज़्यादा होता है, और 40 और 60 के बीच वाली फीमेल में। उसकी मदर मेरा 50 ईयर्स की थी, वो किसी यहाँ प्राइवेट स्कूल का एक चेन चलाती थी, वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। वो उसको, मुझे उसने बताया कि उसको ये प्रॉब्लम है,
फिर हमने इसको आगा खान भेजा, वहाँ पर उसको माइस्थेनिया ग्रेविस से डायग्नोस हुआ। और फिर मेरे पास आई कि उन्होंने कहा है कि थाइमस ग्लैंड की जो है ना वो हम थाइमेक्टमी करेंगे। ट्रीटमेंट तो हम देंगे लेकिन उसके साथ थाइमेक्टमी लाजमी करेंगे। थाइमस ग्लैंड के अंदर वो सीटी स्कैन किया, थाइमस ग्लैंड का ट्यूमर नहीं था उसको, लेकिन मैं खुद सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये थाइमस ग्लैंड का अगर ट्यूमर नहीं है तो फिर क्यों रिमूव कर रहे हैं। लेकिन ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें, लेकिन थाइमस ग्लैंड भले उसका ट्यूमर ना भी हो फिर भी उसको रिमूव कर दें, इससे सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे। और फिर उसको वो रिमूव किया, फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा। मैं बताता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, उसकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या है और क्या उसकी ड्रग्स दी जाएंगी। तो वो उसको काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई है, लेकिन वो काफ़ी बेहतर है, वो वर्क पे जाती है सब कुछ वो अपने। और उसको फिर लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज भी करते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स के प्रॉब्लम है तो आपको स्पीच में भी प्रॉब्लम होगा यकीन, क्योंकि टंग है, टंग स्केलेटल मसल है। आप जब सॉलो करते हो तो सॉलोइंग में भी मसला होगा, तो फूड भी आप ऐसा, और जब आप च्यूइंग करेंगे तो च्यूइंग में भी मसला होगा, क्योंकि ये भी स्केलेटल मसल है तो आपको फटीग हो जाएगा, बहुत जल्दी फटीग हो जाएगा। तो फिर उनको बताया जाता है कि बाबा छोटे छोटे मील्स लें, खाने वो लें जिसमें च्यूइंग कम करनी पड़े, सॉफ्ट डाइट लें आप, जिसमें आपको बस फॉलो कर लो, चबाएं ज़्यादा ना, जिसमें चबाना इतना ज़्यादा ना पड़े। स्मॉल मील्स लें, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं, बाइट्स के बीच में गैप छोड़ें थोड़ा सा, क्योंकि ये रिपीटेड करने की वजह से फटीग हो जाता है मसल। फिर लाइफस्टाइल इस तरीके से, वो जहाँ आप घूमें यहाँ फॉर एग्जांपल, तो घूमें उस टाइम पर या खाना उस टाइम पर करें जब अभी आपके पास, आपको पता है कि इन टाइम्स के अंदर मेरे पास स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जैसे सुबह का टाइम है, अच्छा नाश्ता कर लें, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर आप मसल की स्ट्रेंथ बेहतर है। वॉक करें आप उन टाइम्स में वॉक करें ज़्यादातर जिस टाइम पर आप समझते हैं कि मुझे अच्छा खासा टोन, अच्छा खासा स्ट्रेंथ मेरे मसल में है। और किस वक्त होता है ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ? सुबह के टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे काम काज कर लें, कोशिश करके आप जो डेली टास्क के जो डिवाइसेस होते हैं उनको ज़्यादातर आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करें। अगर आप टूथब्रश आप ऐसे करते हैं तो माइस्थेनिया ग्रेविस वाला तो पता है कि आपको वो फटीग हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक जो टूथब्रशेस होते हैं वो यूज़ करें, आप ऐसे रखेंगे, ऐसे करते रहेंगे आराम से, तो टीथ आपके वॉश हो जाएंगे। बहुत सारे और भी होते हैं डिवाइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा व्हील चेयर का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फॉर एग्जांपल थोड़ा डिस्टेंस से चलना है तो इलेक्ट्रिकल, उस तरीके से नहीं, ऐसे करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आते हैं ऐसे लोगों के लिए, वो आप इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों को जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ लाइफ स्टाइल के चेंज के साथ साथ भी यहाँ पर यकीनन उसमें भी बेहतरी आएगी। वो वॉक अगर आप फॉर एग्जांपल कर रहे हो तो इस तरीके से जैसे जैसे आप चल रहे हैं, तो जैसे दीवारें हैं तो दीवारों के साथ आप कुछ इस तरीके से कुछ ग्रेबिंग कुछ किस्म के जैसे पाइप वगैरह होते हैं, जैसे आप सीढ़ियों पे से उतरते हो तो देखिए पाइप वगैरह होते हैं जो दीवार के साथ लगे होते हैं, उसके साथ आप पकड़ के चलें, तो इस किस्म के घरों में लगने चाहिए। मतलब कुछ लाइफ स्टाइल की चेंज मिलानी पड़ेगी, ये नहीं कि नॉर्मल नहीं होगा ये। वो जो असल प्रॉब्लम किस चीज़ का है? ऑटो एंटीबॉडीज़ का। वो ऑटो एंटीबॉडीज़ किसको अटैच हो रही हैं? रिसेप्टर्स पर। तो उस ऑटो एंटीबॉडीज़ का भी बड़ा गलत करें, उनको भी यहाँ से रिमूव करो, कुछ कम बनने दो। वो बन रही है ना यहाँ पर, तो ऑटो एंटीबॉडीज़ को कुछ कम बनने दो। वो कम बनेंगे तो इसका मकसद ये है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ को कुछ कम बनने दोगे तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे देंगे आप। जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है तो कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, कुछ ऐसी जो एंटीबॉडीज़ को कम बनाए, कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दें, जैसे डेकाड्रॉन वगैरह, या पेडनिसोलोन जो बाय माउथ आप टेबलेट के फॉर्म में देते हो। जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है एबनॉर्मल, जो आपके रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर रही हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करो ताकि तुम्हारी रिसेप्टर साइट्स को वो ब्लॉक न करें। अब कुछ जो मेडिकेशन ये तो करेंगे ही आप, लेकिन एक और चीज़ आप करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये रिसेप्टर इस वक्त ये वेजिकल कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है? एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन किस पे आके एक्ट कर रहा है? रिसेप्टर साइट्स पर। लेकिन ये रिसेप्टर साइट पे एक्ट करने के बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, ये एकदम से हाइड्रोलाइज हो जाता है और उसके बाद दूसरा आता है।
ये जब हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्या एसिटाइल कोलिन, उसको हाइड्रोलाइज करने वाला यहां पर एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको समझेंगे तो आपको जो ड्रग में यूज करने वाला हूं इसको ठीक करने के लिए वो समझ में आएगी। आम हालात में क्या है, ये रिसेप्टर आगे, रिसेप्टर जहां न्यूरॉन ने क्या दे दिया, वेसिकल ने रिलीज किया क्या, एसिटाइल कोलिन। किस पे एक्ट किया, रिसेप्टर पर। रिसेप्टर से क्या हो गया, सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। सोडियम चैनल्स ओपन हो गए तो ये सोडियम अंदर आ गया, डिपोलराइजेशन हो गई, कैल्शियम रिलीज हुआ, कंट्रैक्शन हुई। लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल होने के बाद क्या एक्शन पोटेंशियल जारी रहता है कि ये रिपोलराइज हो जाता है, रिपोलराइज हो जाता है ताकि दोबारा डिपोलराइज हो सके। तो यहां क्या करते हैं, इस जगह पर ये जो आपका एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन जो यहां से रिलीज हुआ है उसके बाद ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज का मकसद ये है कि एसिटाइल कोलिन, ये जो एसिटाइल कोलिन यहां से निकला है इसको हाइड्रोलाइज हो जाता है किसमें, एसीटेट में और कोएंजाइम में। यानी यूं समझ लो कि एसिटाइल कोलिन अब जाया हो गया, अब दूसरा आएगा। तो एसिटाइल कोलिन का वहां पर एक्शन थोड़ी देर के लिए होता है, वो दूसरा एसिटाइल कोलिन आ जाता है। इसी तरीके से ये रिपीटेड होता रहता है। तो कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन में एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, कौन सा, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम। इस पे नजर रखें आप। ये बड़ा स्पेसिफिक एंजाइम है, ये एसिटाइल कोलिन के अलावा और किसी चीज पे एक्ट नहीं करता। अब हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो आ रहा है वो एकदम से हाइड्रोलाइज हो जाता है, हमें आसरा है कि नया आएगा। हम मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज होने से बचाएंगे ताकि ये क्लेफ्ट में ज्यादा देर तक बड़ी क्वांटिटी में रहे। और ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करने वाली हम ड्रग्स ले आते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीकोलिनिस्ट्रेसेस। समझ गए इसको क्या कहते हो, एंटीकोलिनिस्ट्रेसेस। माना एंटीकोलिनिस्ट्रेसेस क्या ये एगोनिस्ट हैं कि एंटागोनिस्ट हैं? एसिटाइल कोलिन को, इस एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस एंजाइम को क्या कर रही हैं, एनहांस के ब्लॉक। इसकी ब्लॉकिंग की वजह से एसिटाइल कोलिन पे क्या असर पड़ रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है तो इसकी क्वांटिटी क्लेफ्ट में कम हो रही है कि बढ़ रही है? अगर ज्यादा हो रही है तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा तो फिर हम इसको एंटागोनिस्ट कैसे कहेंगे ड्रग को? ड्रग क्या होगा, एगोनिस्ट होगा। रिसेप्टर में इसे एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन एसिटाइल कोलिन को तो बढ़ा रहा है ना। भाई मैं दौड़ रहा हूं, मुझे एक बंदा रोक रहा है, अगर आप भी मुझे दौड़ने से रोकें तो फिर तो एंटागोनिस्ट हुए आप। लेकिन जो बंदा मुझे रोक रहा है आप उसको रोक रहे हैं, तो इसका मकसद है कि मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे दौड़ने के लिए आप एनहांस कर रहे हैं। तो आप मेरे लिए एंटागोनिस्ट हुए कि एगोनिस्ट हुए? आपने एंजाइम को ब्लॉक किया है, मुझे थोड़ी ना कोई ब्लॉक किया। वो एंजाइम जो मुझे ब्लॉक करता था उसको तुमने ब्लॉक किया, तो यू आर एगोनिस्ट फॉर मी। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, एंटीकोलिनिस्ट्रेस। उस एंटीकोलिनिस्ट्रेस से ड्रग्स जो होती हैं ये इसकी ट्रीटमेंट है। वो सर्जिकल तो है ही ट्रीटमेंट, उसके साथ साथ दूसरी ट्रीटमेंट्स तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन असल ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होगी वो होगी ये एंटीकोलिनिस्ट्रेसेस। और एंटीकोलिनिस्ट्रेसेस में ड्रग्स होती हैं जैसे आपने सुनी होगी फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पैरिडोस्टिगमीन वगैरह वगैरह, ये ड्रग्स। उसमें हम वो यूज करते हैं जो लॉन्ग टर्म होती है, जो थोड़ी सी लॉन्ग एक्टिंग होती है। ऐसे नहीं कि हमें 2-2 घंटे बाद ड्रग लेनी पड़े, ये तो डिफिकल्ट है। फिर इसके लिए हमें देते हैं कौन सी ड्रग, पैरिडोस्टिगमीन, जो कम से कम 8 घंटे तक काम करती है। माने इसका मकसद है कि आपको 3 डोजेस देने पड़ेंगे सिर्फ। कौन सी ड्रग, पैरिडोस्टिगमीन। ये पैरिडोस्टिगमीन, इससे आपके सिम्टम्स काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ और जो मसल का जो टोन है वो काफ़ी बेहतर होगा और आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। वो जल्दी से, वो जो खास तौर पर सुबह के टाइम पे स्ट्रेंथ थी वो 2-2.5 घंटे में आप फटीग हो जाते थे, अब कम से कम आप 4-6 घंटे तक फटीग नहीं होंगे। और जैसे 8 घंटे होंगे, एक टेबलेट और ले लिया आपने, तो पावर आपका दिन के काफ़ी टाइम तक आपका पावर और स्ट्रेंथ बेहतर रहेगा और आप काफ़ी काम कर सकेंगे। और कुछ तो लाइफ स्टाइल की चेंज भी करनी पड़ेगी आपको। अंडरस्टैंड? इसको यहाँ पे हम कहते हैं
माइस्थेनिया ग्रेविस। इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी आप टेस्ट दे दें तो उसके बाद जो हमारी दूसरा सेशन होगा उसमें फिर मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा और उस पर और आपको बताएंगे कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, पेशेंट कैसे हमारे पास आता है और ये किस तरीके से होगा और हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और पेशेंट के लाइफस्टाइल में हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं और पेशेंट को बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसका कोई क्योर नहीं है, ये मैं बताऊं, ये ऑटो इम्यून डिजीज का कोई क्योर नहीं होता, ये खत्म नहीं होगी कभी भी, लेकिन ये है कि साइन सिम्टम्स को आप बेटर कर सकते हो, उसके लाइफस्टाइल को कुछ बेहतर बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर, अभी आपका टेस्ट होगा उसके बाद ये क्लास करते हैं।